17 साल की उम्र से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो? जी सर। 17 ईयर्स। जी सर, इतनी छोटी उम्र के बच्चे पे कोई भरोसा करता था, विश्वास करता था? मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, और बस वो उस वक्त बैठ के वहाँ सोच आई थी, और पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग वहीं पता चली थी। आपको पहली इनकम कितने दिन बाद आई थी? लगभग 3500 रुपए मुझे 3 महीने बाद मिले थे। कैसा लगा था 17 साल के बच्चे को 3500 रुपए कमा के? एक अलग एहसास था कि मैं उस उम्र में पैसा कमा रहा था। तो मतलब आप अपनी 6 साल की जर्नी से और कमाई से संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं सर। पर कहीं ना कहीं आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? आपको क्या लगा कि आपकी कुछ गलतियां रही? जो सबसे बड़ी कारण था सर, वो प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म में इतना दम नहीं था कि वो मुझे आगे बढ़ा सके। जिस अपलाइन ने मुझे शुरू कराया था, वो 4 दिन बाद घर आया, उसने पापा से बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, इसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने लड़के को भी आप मना कर दीजिए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अमीर बनने का सपना देख चुका था, सब जीरो होता जा रहा है। तो फिर ये बाइक गाड़ी में कितने दिन में बदली है वो फिल्म? 2017 लास्ट नवंबर में मैंने यहाँ से पहली सर अपनी सपनों की कार WRV परचेज की, होंडा WRV। होंडा WRV आई और उसके 1-1.5 साल के अंदर ही ऑडी A6। ये डब्ल्यूपीएल में आने के बाद मात्र 2.5 साल में जी सर। आप ऑडी A6 अचीवर बन चुके। बिल्कुल सर। अक्टूबर 2019 में मेरे पास ऑडी A6 थी। किसने आप पे भरोसा किया? कोई टीम तो जो पुरानी टीम को शायद रही नहीं थी सर। पुरानी टीम के भी जो बंदे थे, मुझे जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ शुरू कर लेगा, उसने ही मना कर दिया। सर ने हौसला दिया, हिम्मत दिया। मैं उनसे बोला कि सर मैं हार चुका हूँ, तो उन्होंने बताया कि सर आप हारे नहीं हो, क्योंकि इंसान जीवन में या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। और तब सर मैंने वो विश्वास और सर का जो कॉन्फिडेंट था, उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया, और देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं लीडिंग लीडर्स के एक और पॉडकास्ट शो में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम अपने इस पॉडकास्ट शो में उन पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, ऊंचाइयां हासिल की है, जिन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है, और आज वो देश में अपने आप में अपने क्षेत्र में एक मिसाल है। उसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ा रैंक और बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त करने वाले मिस्टर अवधेश नारायण सर। अवधेश नारायण जी, आपका आज हमारे लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज मुझे लीडिंग लीडर्स जैसे एक प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवधेश जी, आज आप डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पे हैं, और देश के सारे डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलिंग को जानने वाला हर व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, आपकी जर्नी समझना चाहता है कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, और आपने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ। बनारस। बनारस तो अपने आप में सर कहते हैं ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, जी सर। सबसे पुरानी, और मतलब वाराणसी को तो सर अपनी अलग पहचान है। वर्ल्ड के कोने कोने में कोई भी व्यक्ति रहता है, वो हिंदुस्तान में दिल्ली नहीं जानता, लेकिन बनारस को जरूर जानता है। और बनारस वालों के वैसे ठाट ही निराले हैं, हम भी कई बार गए हैं, तो बहुत अच्छी जगह से आप रहने वाले हैं। तो आपके घर पे कौन कौन है? घर पे सर हमारे पिताजी हैं, मेरा एक छोटा भाई है, माताजी हैं। ये हमारे घर पे सारे फैमिली में लोग मेंबर रहते हैं। तो पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी सर हमारे रेलवे में कर्मचारी थे। 4th ग्रेड में वो कर्मचारी रहे हैं रेलवे में, सरकारी नौकरी रही है उनकी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, तो आपका बचपन कैसे बीता और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सर पहले हम एक यूनाइटेड फैमिली में रहते थे, जहाँ मेरे दादाजी थे, पिताजी थे, चाचा थे, मेरे पिताजी, मैं, मेरा भाई, तो लगभग 10 लोगों की पूरा परिवार रहा करता था। एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट फिर हम अलग अलग हुए, और पिताजी की मेरी, जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे में कर्मचारी थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जो चीज़ें होती हैं ऐसा ही हमारा चल रहा था। बस कह सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ थी, जैसा जीवन चलना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का, वैसे ही जीवन हमारा भी रहा है सर। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सर पढ़ाई तो मैंने क्लास 8 तक अपने घर के नज़दीक से एक विद्यालय है वहाँ से की, और उसके बाद मैं रेलवे का एक स्कूल है DLW में, वहाँ से मैंने फिर आगे की शिक्षा 8th और 9th 9th से मैं वहाँ चला गया। 9th और 10th मैंने वहाँ से किया है सर।
तो जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते-करते वो एक निर्णय कर लेता है कि मैं बड़े होकर ये करूँगा। कोई बच्चा सोचता है मैं ये बनूँगा, कोई बच्चा सोचता है ये बनूँगा। तो आप क्या सोचते थे जब पढ़ते थे कि मैं ये बनूँगा? सर वैसे स्कूल में तो क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ क्या करोगे? तो मेरा एक सपना था कि मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ और मुझे लगता था कि अगर मैं 20-25 हज़ार उस समय सैलरी इतनी हुआ करती थी गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे लगता था कि अगर इतनी सैलरी आ जाएगी तो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जैसे सबकी चल रही है वैसे चलेगी। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे आस-पास की जो सोसाइटी थी, सभी मध्यम वर्गीय परिवार से थे और हमें लगता था कि बस इतने में जीवन अच्छा चला जाएगा। तो बस एक सोच थी कि आगे जब हम बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छी जॉब लग जाए, बस इतनी ही सोच थी हमारी। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपका बस सपना था। जी, जी, जी। तो अवधेश सर, गवर्नमेंट जॉब तो लगी नहीं, पर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। जी। कैसे पता चला आपको डायरेक्ट सेलिंग का? दरअसल सर मैं जब 9th क्लास में एडमिशन मेरा हुआ और उस वक़्त मेरे घर पे एक मेरे रिलेटिव आए हुए थे, जो पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने के लिए आए थे। तो मेरे पिताजी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनी उन्होंने शायद पहले देखी हो, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन मैं उसी वक़्त उस बीच में आस-पास मौजूद था, तो क्योंकि वो रिलेटिव्स थे तो उन्हें कोई न कोई एक जेन्युइन कारण देना था तो उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है जिसको नई चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप एक बार इसे बता दीजिए क्योंकि वहाँ संडे को एक सेमिनार चलता था। वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था पिताजी को, तो गवर्नमेंट जॉब में थे, छुट्टी थी नहीं उस दिन भी उनकी। तो मेरी केवाईसी के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और बोला ठीक है तुम जाके देख लो। तो मैं बस सेमिनार में चला गया और सेमिनार में जाने के बाद फॉर्म फिलअप किया, वहाँ बैठा और इस तरीके से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उस दिन पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम, बहुत बड़ी ग्रोथ पाई जा सकती है और यहाँ एक मतलब पढ़ाई करने वाला बच्चा भी पार्ट टाइम करके पैसा कमा सकता है। तो ये वहाँ मुझे समझ में आया और मुझे उस वक़्त मैं सोचा करता था पढ़ाई के साथ ही क्योंकि अब उतनी घर से तो खर्चे पानी का ही व्यवस्था मिल पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और पापा से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो बस वो उस वक़्त बैठ के वहाँ सोच आई थी और पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग वहीं पता चली थी। तो अवधेश जी कौन सी क्लास में थे जब आपको डायरेक्ट सेलिंग पता चली? मैं सर 9th क्लास में था उस वक़्त। क्या उम्र थी आपकी? उम्र सर 17 साल थी। 17 साल? जी। 17 साल का बच्चा और पैसा कमाना चाहता था। पैसा किसको प्यारा नहीं है सर और वो बच्चा जिसे पैसा मिलता ही ना हो घर से, है ना? तो पैसा देखने के बाद, सुनने के बाद और लगा कि इतना आसान काम है, बस लोगों को बताओ और लोग आपके साथ आएँगे और पैसे आप कमाने लगोगे और इसमें आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। 17 साल की उम्र थी आपकी। उस टाइम बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मौज-मस्ती करते हैं। कहाँ 17 साल का बच्चा कोई करियर अपॉर्च्युनिटी कुछ करने के बारे में सोचता है। आपने सोचा कमाल कर दिया 17 साल की उम्र से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। जी सर। 17 इयर्स। जी। सर इतनी छोटी उम्र के बच्चे पे कोई भरोसा करता था, विश्वास करता था? जब आप जिस भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे, तो जब प्लान दिखाते होंगे, प्रोडक्ट दिखाते होंगे, एक 17 साल के बच्चे की बात कौन मानेगा? क्या हुआ था? थोड़ा जर्नी जानना चाहूँगा मैं। सर हुआ ये था सबसे पहले तो मैं जॉइनिंग का प्रोसेस बताना चाहूँगा आपको क्योंकि मैं जब वहाँ से आया आफ्टर मीटिंग और मैंने पिताजी को बताया, तो पापा ने साफ इनकार कर दिया। बोला मैंने तुझे ऐसे ही भेजा था बस अपना पीछा छुड़ाने के लिए। तुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये सब काम नहीं करने हैं तुझे। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो नशा चढ़ गया था कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। तो एक घर में कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर नहीं मानी जाती पापा से तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मम्मी। मैंने वहाँ से फिर सोर्स लगाए और फिर 3 काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मेरी वहाँ पे फिर शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसे ही हुई मेरी और इसके बाद शुरुआत तो हो गई, मुझे लगा काम बहुत आसान है और मैं जब प्लान देख रहा था तो वहाँ बताया जा रहा था कि बस लोगों को आप बताओ, आपके साथ लोग आएँगे, आप पैसा कमा लोगे। तो वहीं बैठे-बैठे ही दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि किसको बताना है। और जब जॉइनिंग के बाद मैं उनके पास गया बताने कि भाई मुझे तो ऐसी चीज़ हाथ में लगी है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं और ये बहुत आसान काम है, बस लोगों को बताओ और पैसे कमाओ। तो सीधा मेरे साथ उल्टा हुआ। लोगों ने मुझे ही समझा दिया कि यहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसी कंपनी बहुत आती हैं, आपका लॉस हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन ईश्वर जब आपसे कुछ कराना चाहता है तो फिर बस एक ही चीज़ थी कि मुझे पैसा चाहिए अपनी लाइफ में क्योंकि उसका अभाव मैंने अपने जीवन में देखा था कि जब
दूसरे बच्चे जो अच्छी साइकिल, अच्छी बाइक और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मेंटेन करते थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे। तो बस एक चीज़ थी कि वो किसी भी हाल में बस फ़ोकस था कि मुझे पैसा चाहिए। तो बस मैंने इस काम फिर मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, मैं देख रहा हूँ यार 100-200 लोग इस काम को कर रहे हैं और वो जो अपने थे जिन पे विश्वास था वो मना कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया और उसके बाद भी सर बहुत चीज़ें हुई, जैसे कि जिस अपलाइन ने मुझे शुरू कराया था, मतलब जिस रिश्तेदार ने शुरू कराया था, वो 4 दिन बाद घर आया। उसने पापा से बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये बेकार काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने लड़के को भी आप मना कर दीजिए। 4 दिन बाद ही? 4 दिन बाद ही सर, जॉइनिंग के 4-5 दिन बाद, मतलब ये कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अमीर बनने का सपना देख चुका था, सब ज़ीरो होता जा रहा है। लेकिन मैं वापस संडे को, क्योंकि छुट्टी रहती है स्कूल की, सेमिनार में जाता था, बैठता था, लोगों को सुनता था, अचीवमेंट देखता था अपनी आँखों से। तो मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए और फिर मैंने एक अब दूसरा अपलाइन पकड़ा, जो उनके भी अपलाइन थे, वहाँ मैं गया, उनसे डिस्कस किया कि मुझे ये काम करना है और फिर उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। और फिर मैंने काम शुरू किया, दोबारा से फिर डायरेक्ट सेलिंग करनी मैंने शुरू की वहाँ से। इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई सर। तो आपको पहली इनकम कितने दिन बाद आई थी? सर पहली इनकम 3 महीने बाद आई थी। लगभग 3500 रुपये मुझे 3 महीने बाद मिले थे। कैसा लगा था 17 साल के बच्चे को 3500 रुपए कमा के? सर मैं क्या बताऊँ, एक अलग सी खुशी थी, एक अलग एहसास था कि मैं उस उम्र में पैसा कमा रहा था। 3500 रुपये की इनकम मुझे बहुत ही उत्साहित कर रही थी और मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब प्लान देना शुरू किया था, उस वक़्त लोग आ नहीं रहे थे। क्योंकि जब मैं उम्र छोटी थी, लोगों के पास जाता था तो लोग बोलते थे कि यार यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस मिलती थी लोगों के पास जाके समझाने में। लोग बोलते थे तुम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो, लेकिन शायद ही वो तुम्हारे जीवन में कभी अचीव हो पाएगा इस प्लेटफ़ॉर्म से, ऐसा होता नहीं है। और मैं ये ठान चुका था कि मैं पहली इनकम तो ज़रूर यहाँ से जनरेट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही जिद था कि मैंने लगातार 3 महीने काम किया और पहली इनकम 3500 बनाई और उनको जाके दिखाया कि यहाँ से इनकम आती है सर। तो उसके बाद 3500 रुपए आने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। जी सर, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या अचीवमेंट प्राप्त किया आपने वहाँ पर? सर वो 3500 की इनकम तो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि एक पहली कमाई जो थी, बहुत ही खुशी दी। और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, क्योंकि एज छोटी थी, लोग जल्दी बिलीव नहीं करते थे, इसलिए एक लंबा समय लगा। लेकिन उस दौरान मैं किसी दिन भी ट्रेनिंग मीटिंग में कभी भी मिस नहीं करता था और कंटिन्यू वहाँ मैं बना रहता था। तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे-धीरे काम बढ़ता रहा। मुझे 6 साल लग गए लगभग 2500 का नेटवर्क बनाने में वहाँ पे। 6 साल? और इन 6 सालों के अंदर सर मैंने पढ़ाई पार्ट टाइम कर दी, क्योंकि जब आपके जीवन में आपको पैसा दिखने लगता है तो फिर उतना उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं। और 17 साल की उम्र से लेके 6 साल अगर आप जोड़ें तो लगभग 24 साल के आसपास मेरी उम्र हो गई थी। और उस 6 साल के अंदर मैंने बनारस में भी काम किया और बाहर रह के भी 2-2 महीने, 3-3 महीने मैंने बहुत मेहनत की। उड़ीसा, बिहार में जा के रहा। मैंने सोचा यहाँ नेटवर्क नहीं बन रहा, शायद बाहर बन जाए, वहाँ मैंने लिस्ट बनाई। बहुत प्रयास और बहुत मेहनत की, लेकिन 2500 का नेटवर्क मैंने 6 साल में क्रिएट किया। और फिर एक चीज़ समझ में आई कि जब इंसान की उम्र बहुत छोटी होती है तो जिम्मेदारियाँ नहीं होती। तो मैं फ्री माइंड काम कर रहा था, लेकिन 24-25 साल की अवस्था में जाने के बाद घर की एक होप आपसे जुड़ जाती है कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया 6 साल के अंदर। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो कुछ अचीवमेंट नहीं थी, सिर्फ एक संघर्ष था 6 साल का और आगे बस होप थी कि कुछ बड़ा होगा। तो बस उसके बाद मैंने डिसीजन किया, क्योंकि उन 6 सालों के अंदर मैं खुद का करियर नहीं बना पाया, तो मेरा एक विश्वास डोल गया था कि शायद मैं जिसको भी इस बिज़नेस में ला रहा हूँ, शायद ही उसकी ग्रोथ हो पाएगी। और उन 6 सालों के अंदर, क्योंकि देखिए सर, शुरुआत में जब इस इंडस्ट्री की कोई भी इंसान करता है, तो 3 कारणों से करता है, लपेट, पेट और चपेट। कोई रिश्तेदार मिलता है, जैसे मेरे घर आया, उसने बिज़नेस कॉन्सेप्ट बताया और शुरुआत करा ली, क्योंकि वो रिलेटिव थे तो लोग रिश्तेदारी के चलते में शुरू कर लेते हैं। दोस्त दोस्त के पास जाता है, दोस्ती के कारण शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें सर, तो कोई मार्केट में जा रहा है, कोई व्यक्ति मिला और बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की कि तुम पार्ट टाइम करके बड़ा पैसा कमा सकते हो, तो इंसान शुरू कर लेता है। और तीसरा रीजन होता है सर, करने को कुछ नहीं है, एक काम मिल रहा है, चलो करके देख लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं होती जब भी इंसान शुरू करता है पहली बार। बस इन्हीं 3 चक्करों में इंसान इस इंडस्ट्री में आता है
जिसको जो पहली कंपनी मिलती है उसको सही मान के वो काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 साल की मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, पास में कुछ नहीं था। बस ये था कि अब उम्र हो गई है तो कुछ फैमिली के लिए करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा। तो मतलब आप अपनी 6 साल की जर्नी से और कमाई से संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं सर। तो आपको क्या लगा कि भई वो 6 साल में जो आपकी ड्रीम थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या लगा? क्या चैलेंजेस थे वहाँ पर जिनकी वजह से आपको लगा कि आप में तो मतलब करने की क्षमताएँ हैं, पर कहीं न कहीं आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? आपको क्या लगा कि आपकी कुछ गलतियाँ रही? सर 6 सालों में मैंने ये समझ में मुझे आया जब मैंने विचार काफ़ी किया, तो उन 6 सालों के अंदर सर संघर्ष में कोई कमी नहीं रही, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं रही, सिस्टम में लगातार मैं बना रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी कारण था सर वो प्लेटफ़ॉर्म था। उस प्लेटफ़ॉर्म में इतना दम नहीं था कि वो मुझे आगे बढ़ा सके, क्योंकि प्रोडक्ट नो नीड के थे और उसके बाद भी हम मेहनत तो कर रहे थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क के अंदर अपलाइन जो थे, उन लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट और पे-आउट को मतलब मिसमैच कर दिया। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत सारा पैसा इधर-उधर कर दिया। इसकी वजह से भी बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ और क्योंकि प्रोडक्ट नीडफुल नहीं थे, कस्टमर के रिव्यूज़ के प्रति अच्छे नहीं थे, तो हम जहाँ जाते थे, मेहनत करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, वहाँ नेटवर्क तो बना लेते थे, लेकिन जैसे हम वहाँ से हटते थे, वापस से वो नेटवर्क ज़ीरो हो जाया करता था, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड दोबारा क्रिएट नहीं हो रही थी। एक बार व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा था और आफ्टर परचेज़िंग वो दोबारा परचेज़ ही नहीं कर रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये थी और सपने तो बहुत दिखाए जा रहे थे, अचीवमेंट भी दिखाई जा रही थी, लेकिन उन 6 सालों के बाद मैं इस इंडस्ट्री से तो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था कि कुछ भी हो जाए मुझे दोबारा इस इंडस्ट्री को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झूठ बताया जा रहा है। कुछ लोग ही हैं जो सफल हैं, बाकी मैक्सिमम लोग असफल हो रहे हैं। मुझे ये लगा कि मैंने अपना कैरियर इन 6 सालों में बहुत ख़राब कर लिया। अगर मैं शायद पढ़ाई में रहता तो कुछ बन जाता, लेकिन 6 साल मैंने शायद अपना गँवा दिया वहाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेटफ़ॉर्म से संतुष्ट नहीं थे, अपनी तरफ से आपने पुरज़ोर मेहनत की थी। जी सर। ये आप आज मान रहे हैं? जी। अब ये तो हमें नहीं पता, उस समय हम आपके साथ नहीं थे। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे 17 साल का बच्चा जाता आता कैसे था लोगों को प्लान दिखाने? सर मेरे पास पहली साइकिल थी, घर से स्कूल कॉलेज जाने के लिए साइकिल थी। मैंने साइकिल से इस बिज़नेस की शुरुआत की थी और उस समय एक बैग लेकर, फ़ोल्डर लेकर लोगों के पास जाते थे और मिलते थे, इन्विटेशन करते थे कि सर हमारे पास एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। लेकिन पहले इंसान उम्र देखता था और उसके बाद ही निग्लेक्ट कर देता था। बहुत सारी ऑब्जेक्शंस, मतलब नो तो मैंने जीवन में 17 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में खासियत है सर कि आपको हमेशा ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में पॉजिटिविटी मिलती है। जब आप जैसे लोगों को सफल होते देखते हैं तो आपको ये होप मिलती है कि आप भी कर सकते हैं। यही एक कारण था कि मैं 6 साल लगातार उस बिज़नेस में बना रहा और जब मैंने प्रयास जारी रखा तो धीरे-धीरे लोग आने शुरू हो गए और उनकी रेफ़रेंस से और भी लोग आने शुरू हो गए, जिससे नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हो गया सर। अवधेश जी, ये जो कहते हैं ना साइकिल वाले आते हैं, ऑडी के और मर्सिडीज के सपने दिखाते हैं, सब आपकी कहानी सुन के कहते हैं जी सर। कि ये, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि साइकिल पे अवधेश जी शुरू हुए थे और साइकिल पे ही बड़े-बड़े लोग, खासकर डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, सब साइकिल और पैदल शुरू हुए थे और सबने सपने दिखाए भी और सबने सपने पूरे भी किए। जी सर, जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ ही दी थी और आप नेगेटिव हो गए, तो क्या आपने छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग? बिल्कुल, बिल्कुल क्विट कर दी सर। मैं 100% नेगेटिव था इस इंडस्ट्री से। फिर आपने क्या किया है अपने जीवन यापन के लिए? मैं सर बिल्कुल इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुका था। मैंने ये विचार बना लिया था कि मैं दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री को नहीं करूँगा और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया, रियल एस्टेट के अंदर काम किया, क्योंकि 6 सालों में बेचना तो सीख गया था, सेल्स की नॉलेज आ चुकी थी, वो फ़ायदा मुझे हुआ यहाँ पे और मैंने फिर ज़मीनें सेल की, इंश्योरेंस सेल्स किया। मैं लगातार लगभग 2014 से 2017 लास्ट तक मैंने यही काम किया सर। 18-20 हज़ार रुपए महीना मैं निकाल लिया करता था वहाँ से। मतलब 2014 में आपने क्विट की और 2017 तक 4 साल आपने डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी, कोई सिस्टम देखा ही नहीं। नहीं सर। मतलब आप पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को अलविदा कह चुके थे। बिल्कुल सर। अब ये अलविदा कहने वाला व्यक्ति, इतना नेगेटिव व्यक्ति, फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया? सर एक बात कही जाती है कि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसका इंटरेस्ट तो आप में बना रहता है और क्योंकि जीवन की पहली बार मैंने कोई काम किया था, 6 साल उस पे मेहनत की थी, तो एक चीज़ था कि यार ठीक है, नहीं हुआ अचीव, लेकिन
वही है कि जब किस्मत आपसे कुछ कराना चाहती है तो मौके बार बार देती है। और कहा जाता है कि सर एक बार डांसर डांस करना छोड़ दे, लेकिन उसके मनपसंद का गाना अगर बज जाए तो कदम थिरकी जाते तरह हैं। की बात है। और ऐसा ही हुआ। अगस्त 2017 के आसपास मैं फेसबुक चला रहा था और एक महान शख्सियत मैं आज कह सकता हूँ जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, महिपाल सर का एक पोस्ट आया हुआ था कि 1 वीक में मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए हुई है। तो मैं जब उनकी प्रोफाइल में गया तो मैंने देखा कि प्रीवियस कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था उसी का नाम लिखा था। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि वहाँ मैक्सिमम महीने का 8 लाख आता था, यहाँ वीक का 8.5 लाख। तो ये कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने सिर्फ उनको मैसेज कर दिया कि हेलो सर। उन्होंने रिप्लाई दिया। मैंने पूछा कि आप प्रीवियस कंपनी में हो? बोले नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ से फिर बात शुरू हुई सर। फिर सर ने टाइम भी दिया मुझे मिलने का, लेकिन क्योंकि मैं नेगेटिव था, मुझे करना ही नहीं था, तो फिर मैंने मना, मतलब गया ही नहीं। मतलब महिपाल सर ने बुलाया था आपको जी कि सर। आओ मैं समझाता हूँ क्या है, जी। तो आप नहीं गए? नहीं फिर गया। क्या हुआ? फिर एक बार मैं फेसबुक चला ही रहा था, मैंने देखा कि महिपाल सर वाराणसी में आए हुए हैं। कोई उन्होंने मीटिंग की थी अपने लीडर्स के साथ, हैंडशेक करते हुए उन्होंने जो उसके साथ फोटो डाली थी। तो मैं सोचा सर बनारस आए हुए हैं तो ये तो चांस है मिलने का, एक बार फिर से मैसेज करते हैं। दोबारा मैसेज किया, फिर सर ने समय दिया, लेकिन फिर किस्मत खराब और फिर मैं नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा फिर जाऊंगा, डायरेक्ट सेलर है भाई तो पढ़ा ही देगा। हाँ। तो फिर मैंने फिर कैंसिल कर दिया, फिर मैं नहीं गया। तो महिपाल सर के बनारस आने के बाद भी आप उनसे मिलने नहीं गए? नहीं गया। फिर दिमाग में आ रहा था कि जाऊं जाऊं जाऊं। और फिर मैंने जब लास्ट में फोन किया कि सर मैं मिलना चाहता हूं, तो सर ने बताया कि मेरी फ्लाइट है सर, मैं निकल गया हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मेरे, कह सकते हैं मेरे जीवन को बनाने वाले, आज मैं जहां भी हूं उनकी वजह से हूं, शिव कुमार सर का उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया और शिव कुमार सर ने बुलाया। और फिर मैं जाना मतलब सोच रहा था जाऊं, लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति था, मेरा साथी था, तो उसने वो मना कर रहा था कि नहीं 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 करना है, नहीं करना है। लेकिन देन आफ्टर ये हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि शिव कुमार सर एक रेस्टोरेंट में बुला रहे थे। तो ये था कि चलो प्लान नहीं करेंगे, चाय कॉफी लस्सी कुछ भी जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे और फिर आ जाएंगे। तो हम प्लान देखने नहीं गए थे, हम रियल में बस मजा करने गए थे कि चलो किसी का खर्चा करा के आ जाते हैं। तो बस उस वजह से हम चले गए। मेरे साथ मेरा वो साथी भी गया था वहाँ पे और हमने फिर चाय कॉफ़ी की। सर ने प्लान शुरू किया, लगभग रात को 8 बजे से प्लान शुरू हुआ और हम तो अपना जो करने गए थे वो कर रहे थे। लेकिन जब प्लान की बारी आई और जब प्लान बताया गया कि आपको फर्स्ट रैंक पे ये मिलेगा, फिर रैंक की बोनस इनकम मिलेगी, फिर सेकंड रैंक पे इतना मिलेगा, और जब 6th रैंक तक सर गए और 1.5 लाख का चेक बनाया, हमने बोला सर अब मत बताइए आगे क्योंकि इससे ज़्यादा हमने कभी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में सुना नहीं है और पेपर पे तो आप बता रहे हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट रहे, क्योंकि वो भी प्रीवियस कंपनी से थे और हम भी थे, तो एक ये था कि चलो देखते हैं, सुनते हैं। 9 बज गया, 10 बज गया, हम अब सर से बोल रहे हैं सर अब हमें जाना चाहिए। रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि भाई बंद करते हैं सर, हमारा टाइम हो गया। लेकिन शिव कुमार सर बस 2 मिनट 5 मिनट कर रहे थे और लास्ट में उसने शटर गिरा दिया। अब हमने सोचा कि अब पीछा छूटा सर से, अब हम चलते हैं। लेकिन सर की कार थी, पुरानी एक फोर्ड की कार थी, उन्होंने बोला सर 2 मिनट कार में बैठते हैं। अब रात हो गए 10:30, फिर एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, फिर आंसर हो रहा है रात को। मतलब मैंने ये कहा सर अब घर का दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन शिव कुमार सर ने बोला मैं होटल लेके सर समझाता हूँ आपको, आप चिंता मत करो। और रात के 2 बज गए सर प्लान होते 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 होते। और देन आफ्टर फिर हम वहाँ से निकले और फिर मैंने साथी से पूछा कैसा लगा, उसने बोला नहीं करना है, करना ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा था। तो उसे लगा कि यार ये वहाँ जाएंगे तो फिर मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया शिव कुमार सर का। इतने मतलब आप 8 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक उन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की, फिर भी आपको नहीं आया कि मुझे नहीं करना है? जी, मैं तो उस समय बोल दिया क्योंकि हमें घर जाना था कि सर कल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री से थी सर की, मतलब करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया? फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन शिव कुमार सर शिव कुमार सर हैं उन्होंने फ़ोन करना जारी रखा और एक बार मैंने फ़ोन उठा लिया। फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि सर एक बार मिलिए, दोबारा बैठते हैं और फिर आप डिसीजन करिएगा। और मैं दोबारा मिला सर से
उन्होंने समझाया। मैंने बोला सर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ और मेरे अंदर उतनी साहस और ताकत नहीं है कि मैं अब इस इंडस्ट्री को करूँ, क्योंकि 6 साल के एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं। मेरे पास पुराना नेटवर्क भी नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँगा? मैं जहाँ शुरू करना चाहता हूँ वहाँ ऑलरेडी मेरा मार्केट नेगेटिव हो चुका है मेरे से। लोग मुझे जान गए हैं कि ये कुछ कर नहीं पाया और ये फालतू ही काम करता है। लेकिन सर ने हौसला दिया, हिम्मत दिया। उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि सर देखिए, आपने जीवन में जो भी, मैं उनसे बोला कि सर मैं हार चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर आप हारे नहीं हो, क्योंकि इंसान जीवन में या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। आपने जो 6 साल की तपस्या की है, आपने जो 6 साल स्ट्रगल किया, आपने जो 6 साल की मेहनत की है, उसका एक एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने सीखा है। अगर वो सिखलाई आप इस प्लेटफॉर्म पे लगा देते हो तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। और तब सर मैंने वो विश्वास और सर का जो कॉन्फिडेंट था और सर की जो मेहनत थी रात को 2 बजे तक मुझे कार में बैठा के समझाने की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, दोबारा आ गए। दोबारा आना है सर। फिर आपने दोबारा शुरू कर दिया। जी सर। सर 4 साल का अंतराल था। 4 साल आप ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। तो आपके साथ कौन आया फिर शुरू-शुरू में? मतलब किसने आप पे भरोसा किया? कोई टीम तो, जो पुरानी टीम तो शायद रही नहीं होगी। नहीं थी सर। और पुरानी टीम के भी जो बंदे थे, जो साथी था मेरा, वो खुद मना कर रहा था। मुझे जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ शुरू कर लेगा, उसने ही मना कर दिया था। तो फिर सर ने, अमित दुबे सर से मिलाया मुझे। पहली बार बीएचयू में मैं गया, सर से मिला। सर ने बताया कि सर कोई बात नहीं है, हम एक नई टीम खड़ी करेंगे, एक नया नेटवर्क खड़ा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फिर सर ने मुझे पूरे एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट दिखाए। उस समय सिर्फ 6 या 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे और बताया कि सर आप ऐसे करो काम, एक यूज़र लिस्ट बनाओ आप और एक डिस्ट्रीब्यूटर की हम लिस्ट बनाएंगे। तो जो यूज़र लिस्ट होगी उसमें अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है लाइफस्टाइल डिजीज से, आप उसकी लिस्ट बनाओ। तो सर मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एडब्ल्यूपीएल पे आया, मैं वो दिन बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, बाइक मैकेनिक था, उसको एलर्जी थी पूरी बॉडी पे, रैसेस हो जाया करते थे और पिछले 2-3 साल से वो परेशान था। तो अब मुझे प्लेटफॉर्म तो दिख गया था, मिल चुका था। मैं एक दिन उसके पास बैठा था, उसने बताई अपनी परेशानी और मैंने सोचा चलो इसी पे ट्राई करके देखते हैं कि संस्था सही होगी तो देखते हैं क्या हो सकता है। और मैंने उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, उसने प्रोडक्ट ले लिए। 3-4 दिन बाद मैं गया, वो रोने लगा। बोला क्या हो गया, नुकसान तो नहीं कर दिया? बोला भाई मैं 2 साल से परेशान था, टैबलेट खाता था, मलहम लगाता था, तब मेरा ये बीमारी सही रहता था। लेकिन आज 4 दिन बाद मुझे इतना रिलीफ है कि मुझे मलहम और दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो कॉन्फिडेंट अचानक मेरा इतना बूस्ट कर गया, मैं इतना खुश हो गया सर, मैं क्या बताऊं। मैं पहली बार मैंने ये देखा कि बिना प्लान बताए प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये कॉन्फिडेंट मुझे बहुत दिया। फिर उस व्यक्ति ने कई सारे लोगों को रेफरेंस दिया, मैंने गुरुजी को बुलाया, उन्होंने समझाया, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट हुए। और बिना प्लान बताए जब पैसा आया खाते में तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट था कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंट मेरा वहाँ से बिल्ड हुआ। और फिर धीरे 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 सर, क्योंकि मैं परेशान था, मुझे पता था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट जुटाने शुरू किए। जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की है, मेरे जैसे लोग जो असफल रहे, मैं उनसे कॉन्टैक्ट साधने की कोशिश शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने फेसबुक के थ्रू महिपाल सर से संपर्क किया तो मुझे आइडिया आ गया कि मैं भी फेसबुक के थ्रू ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकता हूं। और वो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। फिर उसके बाद धीरे 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 लोग आना सर शुरू हो गए और नेटवर्क क्रिएट हो गया सर। मतलब आपको जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो था कि आपने पहले काम किया तो प्लान दिखाओ, ये दिखाओ, सिर्फ प्रोडक्ट दिया और व्यक्ति ने आपको पैसे दिए। बिल्कुल प्रोडक्ट दिया सर। और पैसे दिए और प्रोडक्ट के रिजल्ट आए और आपके खाते में पैसे आए तो आपको लगा भाई यहाँ तो आसान सा काम हो गया। बिल्कुल एक तरह से आसान हो गया। जी, क्योंकि पहले प्लान देते थे सर तो क्या था, लोग नेगेटिव बातें बोलते थे, यार ये जोड़ने का काम है, इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे तब पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ क्या था, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे के ही पैसे आ जा रहे थे। तो बहुत मजा आया सर काम करने में शुरू में। सर फिर जब आपने ईडब्ल्यू पे शुरू की तो फैमिली, जो आपके पिताजी माताजी थे, भाई था, या जो भी फैमिली में और भी लोग थे, क्योंकि उन्होंने आपकी 6 साल की जर्नी में आपको देखा था एक तरह से एज ए फेलियर ही देखा था कि भाई कुछ कर नहीं पाए 6 साल में, और फिर एक 4 साल में नए नए काम कर रहा है और फिर आप दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में आते हो ईडब्ल्यू के माध्यम से, तो उस टाइम परिवार ने विरोध नहीं किया आपका? आपने कैसे पॉजिटिव किया उनको? सर विरोध करने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने एडब्ल्यूपीएल की शुरुआत की तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे। तो पहली बार जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, 100 एसपी का प्रोडक्ट बाई कुरियर घर आया।
तो जैसे ही प्रोडक्ट घर आया तो लोगों ने पहले भी पैकेज आते थे, तो घर वालों के दिमाग में गया कि फिर से इसने कोई ऐसा काम शुरू किया। लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि आयुर्वेदिक थे और उस पे हेल्थ के प्रोडक्ट थे, तो पूछा घर वालों ने कि आपने फिर से शुरू किया। मैंने बोला नहीं, मैंने एक आयुर्वेदिक कंपनी ज्वाइन की है, उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करना होता है। मैंने वो काम नहीं शुरू किया है, मैं बस ये प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने दोबारा वो काम शुरू किया है, बस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करता हूँ, ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ये बताया था मैंने। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग करते हो ये नहीं बताया? नहीं बताया था सर। तो फिर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं होगा? कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप करो। कब पता चला उन्हें कि आप डायरेक्ट सेलिंग भी करते हो? डायरेक्ट सेलिंग सर जब मैं टोपाज बना, और मैं रियल बताऊं कि मुझे यकीन नहीं था कि 1.5 लाख एक बार में आएंगे। मैं रात में दिन में कई बार चेक किया अकाउंट, और उसके बाद जब 1.5 लाख रुपए मेरा एक सिंगल चेक बना, तब मेरे घर वालों को लगा, क्योंकि क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग आप करना शुरू कर देते हैं तो ये बात छिपती नहीं है। सुबह आपको रिपोर्टिंग करनी है, शाम को आपको रिपोर्टिंग करनी है, टीम से मिलना है, ग्राउंड में एक्टिविटी करनी है। तो जैसे ही मेरा वर्किंग कल्चर चेंज हुआ तो लोग अपने आप समझ गए कि ये वापस वही काम करना शुरू कर चुका है। तो फिर विरोध नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मेरे परिवार ने, माताजी ने, पिताजी ने आज तक मेरा कभी प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, कभी उन्होंने नहीं बनाया। मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, उसका कारण मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बस कोई गलत काम मत करना और जीवन में आगे बढ़ो। कहते हैं वही बच्चे सफल होते हैं जिनके माँ बाप अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपते हैं। तो इसका मतलब आपके पिताजी और आपके माताजी बहुत मैच्योर हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का जितनी बड़ी उड़ान भरनी है उड़ो, जितना आसमान छूना छुओ, और आज आपने वो छू के दिखा दिया। जी सर। तो अवधेश सर, पहले तो आपने बताया कि शुरुआत आपने साइकिल से की थी, अब क्या था आपके पास जब आप लोगों के घर जा रहे थे? सर एसलीपीएस में शुरुआत बाइक से हुई। बाइक भी बिल्कुल ही कह सकते हैं उसका साइलेंसर तक फटा हुआ था, और अमित गुरुजी जब मेरी बाइक पे बैठते थे तो ये बोलते थे कि यार ये सही सलामत पहुंचा देगी या नहीं पहुंचा देगी, क्योंकि अक्सर वो उनके पास एक पैशन प्रो बाइक थी, और अक्सर जब मेरी बाइक को खड़ा करा देते थे और अपनी बाइक से चलते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि तुम्हारी बाइक में सिर्फ गाड़ी ही आवाज़ कर रही है, मतलब पूरा ब्रेक व्रेक सब कुछ हिलता ही डुलता था। उस तरीके से हमने AWPL की शुरुआत की थी। तो फिर ये बाइक गाड़ी में कितने दिन में बदली AWPL में? सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2017 लास्ट नवंबर में मैंने यहाँ से पहली सर अपनी सपनों की कार WRV परचेज की, होंडा WRV सर। 1 साल में? 1 साल, मात्र 1 साल? 1 साल के अंदर सर। उसके बाद आपने दूसरी गाड़ी कौन सी ली सर? और उस गाड़ी को, जो मैंने दूसरी गाड़ी परचेज की, तो 1 साल भी नहीं बीते थे, लगभग 1 साल होने वाले थे, मैंने जो दूसरी गाड़ी यहाँ से परचेज की सर, वो ऑडी A6 परचेज की सर। ऑडी A6? जी सर, जब आपने ऑडी से A6 परचेज करने में कितना समय लगा आपको? यहाँ पर कितने साल की जर्नी थी आपकी? 1 से 1.5 साल का ही समय बीता होगा सर। होंडा WRV आई और उसके 1.5 साल के अंदर ही ऑडी A6 आई। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि AWPL में आने के बाद मात्र 2.5 साल में जी सर, आप ऑडी A6 अचीवर बन चुके हैं। बिल्कुल सर। 2019 में मेरे पास आ गई थी सर, अक्टूबर 2019 में मेरे पास ऑडी A6 थी, और जनवरी 2017 से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। आया था पार्ट टाइम ही, लेकिन फुल टाइम के पीछे भी एक कारण है सर, मैं बताना चाहूँगा। एक इवेंट हुआ था सर दिल्ली में, ग्रैंड जलवा शो करके एक इवेंट हुआ था, उसमें हम जनरल, मतलब टिकट तो हुआ नहीं था। अमित सर ने बोला कि आपने जाना है इवेंट में। मैंने बोला सर मैंने 6 साल बहुत सारे इवेंट देखे हैं, इवेंट में मैं जाऊँगा ही नहीं। बहुत सारे तालकटोरा स्टेडियम मैंने 6 साल के अंदर देखे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन सर का कहना था कि जाना है, और मैंने एक चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा की है कि अपने अपलाइन की बात कभी मैंने मानी, मतलब ये कह सकते हैं कि कभी निगलेक्ट नहीं की उनकी बात। तो किसी भी तरीके से जनरल में घुस के एक बैग रख के फिर हम पहुंच गए, और वहाँ सर ग्रैंड जलवा शो में जब हम गए, अंदर गए, पूरा खाना पीना सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार रही सर। पहली बार मैंने किसी, मतलब कंपनी तो एक ही की थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहली बार मैंने वहाँ देखी। और उसके बाद सर मैंने आपको जब लास्ट में सुना, आपकी स्पीच मैंने वहाँ सुनी, तो एक कॉन्फिडेंट अलग सा डेवलप हो गया कि बस अब इसमें कुछ तो करके दिखा देना है। क्योंकि मैंने आज तक स्पीचेस जो सुनी थी सर, उसमें सिर्फ मोटिवेशन था, उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की बातें थी, लेकिन जो एक इमोशन, एक मतलब एक इमोशनल टच जो आपकी स्पीच में था, कंपनी को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके,
वो मैंने उन 6 सालों के अंदर कभी सुना नहीं था। और वो एक समय था जनवरी 2017, उस इवेंट से आने के बाद 1 महीने आने के जस्ट बाद मैंने अपलाइन को बोल दिया कि सर अब कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ ग्रोथ लेनी है। और उस दिन से मैं फुल टाइम हूँ। तो जनवरी 2017 और अक्टूबर 2019 में मेरे पास ऑडी A6 थी। तो जनवरी 17 गया, 18 गया, अक्टूबर में 2 साल 10 महीने में आप ओडीआई 6 अचीवर बने। जी सर। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, खासकर उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो ये कहते हैं कि समय लगता है। अगर व्यक्ति मेहनत पे उतर जाए और दिन रात काम करे और उसका विजन क्लियर हो और पॉजिटिव होकर लगा रहे, तो अवधेश सर की तरह मात्र 2.5 साल में भी ओडीआई 6 अचीवर बन सकते। जी सर। तो अवधेश सर, जैसे कि हमें पता है कि आपने शादी भी यहाँ पर आने के बाद ही की और अच्छी रैंक हासिल करके गाड़ी खरीदने के बाद की है। तो ये पहले आपने सोच रखा था कि भाई मतलब जब गाड़ी वाड़ी होगी तो अच्छी लड़की आएगी, बड़े घर की आएगी, या पहले रिश्ते नहीं आते थे? सर 6 साल काम करने के बाद समाज में और रिश्तेदारों में एक इमेज बन गई थी कि इनका लड़का आवारा है और आवारा के पास शादी के निमंत्रण कहाँ आएंगे। आवारा? क्योंकि मैंने सुना, मम्मी मेरी बोल रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि तुम क्या काम करते हो, 6 साल हो गए, कुछ तुम्हारा लड़का बना नहीं, कुछ किया नहीं, नौकरी नहीं लगा? नौकरी नहीं लगी और ऐसे ही घूमता रहता है मार्केट में। तो शादी तो दूर की बात है, लोग आते ही नहीं थे। मैं बोलूँ तो शादी भी AWPL की वजह से ही हुई। क्योंकि शादी के निमंत्रण तब आने शुरू हुए सर, जब मैंने पहली कार मतलब परचेज़ की, होंडा WRV मैंने परचेज़ की। तो शादी के निमंत्रण आने शुरू हो गए। उन्हें लगा, लोगों को लगा कि हाँ, इसका लड़का कुछ अब अच्छा कर रहा है। अच्छा। तो वहाँ फिर आने शुरू हुए और फिर 22 जनवरी 2019 को मेरी शादी हुई। मैं डायमंड बन चुका था, ब्लू डायमंड बहुत करीब था। तो अच्छा, ऑडी A6 लेने के 8 महीने पहले मेरी शादी हुई सर। डायमंड बनने के बाद? जी। हाँ, वैसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कहते भी हैं कि डायमंड ब्लू डायमंड बनने के बाद शादी करोगे तो अच्छी लड़की मिलेगी। जी सर। तो आपने वही किया। अवधेश सर, एक मैं भी जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं और सारे डायरेक्ट सेलरों को बताएं, आपके अनुसार 17 साल का बच्चा आया और आज इस मुकाम पे पहुंचा, तो क्या छोटी उम्र में आने वाला जल्दी कामयाब होता है या बड़ी उम्र में आने वाला जल्दी कामयाब होता है? मान लो किसी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करी 18 साल में, यंगस्टर है बच्चा, 12th की है और आ गया डायरेक्ट सेलिंग में, आपके अनुसार आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो जल्दी कामयाब होता है या किसी ने 30-35 साल में अपना आराम से मैच्योर हो गया, कोई जॉब वगैरह कर रहा है या कोई जॉब से फ्री हो गया, मतलब एक 30-35 के पड़ाव पे 28-27 में शुरू की, वो जल्दी कामयाब होता है या 18 साल वाला? आपका क्या एक्सपीरियंस है इतने सालों का, क्योंकि आपकी उम्र 17 साल थी? सर कामयाब दोनों ही होते हैं, वो 17 साल का हो या 35 साल का हो। जो भी सिस्टम फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। लेकिन 17 साल या 18 साल, 19 साल, 20 साल के आज जो युवा अगर इस डायरेक्ट सेलिंग को करने का डिसीजन लेते हैं, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं शायद 35 साल में शुरू करता या 30 साल में शुरू करता तो मैच्योर तो होता, एक ये प्लस पॉइंट मेरे पास होता। लेकिन 18 साल 17 साल में शुरू करने पे फ़ायदा ये हुआ कि शुरुआती दौर में मुझे बहुत सारे रिजेक्शन मिले, है ना? तो जब एक जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा मार्केट में है उसको रिजेक्शन मिलता है, तो उसे लगता है यार क्या काम कर लिया, ये रिजेक्शन मिलने शुरू हो गए, लोग ना बोल रहे हैं, मेरी भी कुछ वैल्यू है। लेकिन 18 साल 20 साल की एज में हमारे पास ऊर्जा होती है, कॉन्फिडेंट होता है, बड़े सपने होते हैं। तो उस समय क्या है, जब हम ग्राउंड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग ना बोलते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हारी उतनी उम्र ही नहीं है जितने मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो एक तरीके से इतने ऑब्जेक्शंस झेलने पड़ते हैं कि झेल के 25 साल तक पहुँचते पहुँचते इंसान मजबूत हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, कि बस अब इसमें कुछ किया जा सकता है, कुछ बड़ा किया जा सकता है। एक कॉन्फिडेंट उसके अंदर आ जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं स्लीपियस में क्यों सफल हुआ, तो इसके पीछे के वो 6 साल रहे, क्योंकि फिर मुझे यहाँ डर नहीं लगा। मुझे मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंट मेरे अंदर डेवलप हो गया। तो सर 18 साल, 19 साल, 20 साल में जो युवा आज करने का डिसीजन ले रहे हैं, एक बहुत शानदार डिसीजन है डायरेक्ट सेलिंग करने का। और 3-4 साल, 5 साल मैं बोलता हूँ सफलता आए ना है, लेकिन इन 4-5 सालों में जब तक वो व्यस्त होंगे और उनके पास जिम्मेदारियाँ आएंगी, वो एक कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, इतने रिजेक्शन वो झेल चुके होंगे कि फिर उन्हें आगे की तकलीफें नहीं लगेंगी, उन्हें चैलेंजेस लगेंगे और फिर वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर जाएंगे। बहुत सही बात बताई आपने, मजा आ गया मुझे भी सुन के कि 30-35 साल वाला व्यक्ति रिजेक्शन नहीं झेल पाता, उसे लगता है मेरे जैसे आदमी को ये बोल रहा है, मेरे टीचर हूँ मुझे बोल रहा है, मैं जी डॉक्टर सर। हूँ मुझे बोल जी रहा है, सर। मुझे नो कह रहे हैं लोग। और वो बच्चे को तो सिर्फ
चाहिए, जी, किसी जी। भी हालत में चाहिए, जी, क्योंकि वो उसकी जर्नी शुरू है वो। अभी वो शुरू हुआ है, वो हार के बाहर नहीं जा सकता मैदान से, वो जी। खेलते रहता है और खेल-खेल के इतना प्रतिभाशाली हो जाता है कि फिर हर बॉल पे छक्का लगाने की उसके अंदर काबिलियत आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय उतनी होती ही नहीं है सर, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उतनी नहीं होती हैं। तो आदमी फ्री माइंड इस बिज़नेस को कर सकता है। ये वहाँ प्लस पॉइंट होता है। बहुत बढ़िया बताया सर आपने, मज़ा आ गया। जी सर। सर ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि यहाँ बहुत लोग आते हैं और कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। आप भी आए हैं यहाँ पर, एक बार नाकामयाब हुए, आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट आपने प्राप्त की और कामयाब हुए। मैं भी जानना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलर भी जानना चाहता है। अगर मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे भाई संजीव सर तो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो सही बातें बताएंगे। पर आप एज ए डायरेक्ट सेलर, आपके बुरे अच्छे दोनों एक्सपीरियंस रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग क्यों कहते हैं, परसेप्शन क्यों है कि यहाँ कम लोग कामयाब होते हैं? क्या यहाँ वाकई में ही बहुत कम लोग कामयाब होते हैं? सर ये ऐसा नहीं है। अगर हम पूरी इंडस्ट्री को उठा के देखें, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे पैसे बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे लाखों रुपए कमाए जाते हैं। जॉब भी हैं जहाँ लाखों करोड़ों के पैकेज हैं। बिजनेस भी हैं जहाँ करोड़ों और अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन हर प्रोफेशन में सर, जो भी प्रोफेशन, जो भी आप काम उठा के सर देखते हैं मार्केट के अंदर में, हर जगह 100% लोग कहीं सफल नहीं है सर। फेलियर तो हर जगह है। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लाखों में करते हैं, लेकिन कुछ हैं जितनी सीटें हैं उतने ही सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग फील्ड में मुंबई जाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, एक-एक दिन भूखे रहते हैं, जॉब करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो सफल हो जाएँ। लेकिन उनका पूरा करियर लाइफ खत्म हो जाती है और वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। तो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फेलियर है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री सर, बिज़नेस में कहा जाता है सर, 100 लोग अगर बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो मात्र 5 लोग सफल होते हैं। 95% लोग बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बिज़नेस की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा न कर पाने की वजह से असफल हो जाते हैं। तो असफलता का सर हर जगह देखेंगे आप, तो हर जगह सफलता भी है और असफलता भी है। सफल वो बने जिन्होंने उस बिज़नेस के, उस इंडस्ट्री के या उस काम के पैरामीटर्स जितने भी हैं, उन्हें फ़ॉलो किया। डॉक्टर बच्चा वो बना जिसने दिन रात पढ़ाई की, वो बन पाया। इंजीनियर वो बना जिसने इंजीनियर की बनने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया। तो सर सफलता और असफलता मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंडस्ट्री में है। सफल वही बनेगा जो उस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए पैरामीटर्स को 100% फॉलो करेगा, वो इस इंडस्ट्री में ज़रूर सफल बनेगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सर बहुत सारे लोग असफल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सफल भी हैं। तो दोनों जगह सर यही अंतर है, मैं तो देखूँ। आपके अनुसार मोटिवेशन में लोग आ तो जाते हैं कि मैं जी, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डायरेक्ट सेलर बनूंगा, फिल्म स्टार बनूंगा, लेकिन उसके अनुसार खुद को एजुकेट नहीं करते, नहीं जितना करते। मैं समझ पा रहा हूँ जी, जी। कि जो एजुकेशन है उस इंडस्ट्री की, चाहे वो डॉक्टर बनने की हो, चाहे इंजीनियर बनने की हो, चाहे आर्किटेक्ट बनने की हो, चाहे फिल्म स्टार बनने की हो, जो पैरामीटर्स वहां बने, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के परिपक्व नहीं होते, जी उनको सर। पढ़ते नहीं, उनके अनुसार चलते नहीं है। जी। यही आप कहना चाह रहे हैं जहां जी, तक मुझे जी। लग रहा है? जी, बिल्कुल सर। आपने बिल्कुल सही कहा अवधेश सर। दुनिया के हर सेक्टर में फेलियर और सक्सेस दोनों प्रकार के लोग हैं और सब्जेक्ट एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन वहाँ भी लोग फेलियर हैं, वहाँ भी लोग असफल हैं और वहाँ भी लोग सफल हैं। सफल वही होगा जो सब्जेक्ट और पैरामीटर को फॉलो करेगा, जी सर। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। कोई भी क्षेत्र हो सर। तो मतलब अवधेश जी, डायरेक्ट सेलिंग में भी एजुकेशन का महत्व है, या हमारी जो 12वीं की या बीए की या बीकॉम की या एमबीए की जो एजुकेशन वो भी यहाँ काम आती है, या इसकी भी कोई अलग एजुकेशन है? सर डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पे आधारित है। हमारे इंडिया में सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई एजुकेशन नहीं है कि बच्चा एजुकेट होके वहाँ से निकलेगा और फिर डायरेक्ट सेलिंग करेगा। डॉक्टर बनना है उसकी एजुकेशन है, इंजीनियर बनना है उसकी एजुकेशन है, वकील बनना है उसकी एजुकेशन है, मैकेनिक बनना है उसकी भी एजुकेशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी एजुकेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि बच्चा वहाँ जाए, पढ़े, समझे सेल्स को और फिर इस इंडस्ट्री में आए। तो ये यहाँ की जो एजुकेशन है सर, वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विदाउट यहाँ की एजुकेशन के कोई भी ग्रोथ नहीं ले सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सर। बिना एजुकेशन के तो इस इंडस्ट्री में इंसान कुछ दूरी तो तय कर सकता है मोटिवेशन के माध्यम से, लेकिन आगे का सफ़र, अगर लंबा सफ़र तय करना है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पानी है, तो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन लेना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग करने आ रहे हैं,
वो अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपनी पुरानी एजुकेशन साइड रखें और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एजुकेशन आपको दी जा रही है आपकी संस्था के माध्यम से, आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आपकी ग्रोथ यहाँ होनी तय है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो लोग जिस परिवेश से निकल कर आते हैं वो उसी परिवेश का या उसी एजुकेशन को यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो विदाउट एजुकेशन सर तो कुछ भी नहीं है। आज मैं जो भी हूँ इस इंडस्ट्री में, वो एक ही कारण है कि मैंने खुद को एजुकेट किया। और खासकर हमारी संस्था की बात करें सर, मेरी संस्था की बात करें, तो यहाँ पहले दिन से एजुकेशन हमें दी गई। मैं जब ब्रॉन्ज था सर, फर्स्ट रैंक मेरा हुआ, मेरी काउंसलिंग की गई, मुझे समझाया गया कि आपको टोपाज कैसे बनना है। उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग मुझे दी गई, 8 स्टेप ट्रेनिंग समझाई गई कि आप टोपाज सिर्फ इन्हीं बेसिक एक्टिविटीज को करके ही बन सकते हो। मैंने टोपाज रैंक की सर, फिर मेरी एलएलटी की गई सर, और एलएलटी सर आपने ली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो 15-20 लोग ही थे। आपके हरियाणा में सर एक होटल था, वहाँ एलएलटी हुई। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी एलएलटी आपके माध्यम से हुई। और उस दिन मैं 1.5 लाख कमा के तो बहुत मस्त हो गया था। मुझे लगा 3.5-4 लाख आ गए हैं, अब तो मज़ा ही आ गया जीवन में, अब तो चलेगा ही। लेकिन आपकी एलएलटी लेने के बाद सर समझ में आया कि लखपति होने से कोई काम यहाँ बनने वाला नहीं है, आपको विज़न करोड़पति का लेना पड़ेगा। और सर फिर वहाँ से हमें समझाया गया कि आपने डायमंड कैसे बनना है। एंड देन आफ्टर सर, इस बिज़नेस के अंदर जब आदमी डायमंड बनता है तो उसे डीएलटी मिलती है, और फिर बताया जाता है कि आपने करोड़पति कैसे बनना है, करोड़ों रुपए कैसे कमाने हैं। और सर जब करोड़पति बने तो सीएलटी हमें मिली, और शानदार ट्रेनिंग रही सर। तो मतलब कह सकते हैं सर कि आज मेरी संस्था के अंदर ग्राउंड जीरो से लेके और करोड़ों रुपए तक कमाने के लिए हर एक रैंक पे एक अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। हम ये समझते थे कि बस बेसिक एक्टिविटी करो, बस लोगों को जोड़ो, प्लान बताओ, फॉलोअप करो और बस करोड़ों रुपए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रैंक पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और सर इसी का नतीजा है, एजुकेशन का ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज जो भी अचीवमेंट और जो भी सक्सेस मेरे पास है सर, वो इस इंडस्ट्री की वजह से है, और इस इंडस्ट्री में मिलने वाली एजुकेशन की वजह से है सर। अब आज एक बहुत बड़ी बात आपने क्लियर की, और ये कॉन्सेप्ट उन लोगों का भी क्लियर होगा जो ये कहते हैं कि यहाँ 8वीं पास पैसे कमा लेते हैं, 10वीं पास कैसे पैसे कमा लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये 8वीं 10वीं पास पैसे कैसे कमा लेते हैं, जादू मंत्र हो जाता है, यहाँ तो पूरा इजी मनी है। तो आज उन लोगों के लिए अवधेश जी द्वारा बताया गया ये जवाब है कि आप अपने अपने क्षेत्र में एजुकेट हैं, लेकिन यहाँ जो 8वीं पास आता है वो भी इतनी गहराई से डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ले रहा है, वो यहाँ का एमटेक है, बीटेक है, एमबीए है डायरेक्ट सेलिंग का। बिल्कुल। इसीलिए वो इतनी जल्दी करोड़पति अरबपति बनता है। और जो बात लोगों को अखड़ती है जी कि यार 8वीं पास पैसे कमा रहे, 6वीं पास पैसे कमा रहे, 10वीं पास अरबपति बन गया, 12वीं पास अरबपति बन गया, उन्हें बड़ा मतलब इंसिक्योरिटी फील होती है कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, डायरेक्ट सेलर क्यों इतनी लंबी छलांग मार रहे हैं। जी जी सर। तो उनको कहना चाहेंगे भाई डायरेक्ट सेलर छलांग नहीं मार रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की जो एमबीए है ना, एमटेक, एमएस, एमडी, ये सब आके यहाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ते हैं। ये 6ठी क्लास में वहां पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ के ये एम स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ के एमबीए हैं, इसलिए यहाँ ये लोग कामयाब हो रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से बहुत जनता का क्वेश्चन क्लियर होने वाला है कि यहाँ 8वीं पास पैसे कैसे कमा लेता है। जी सर बिल्कुल। तो सर अब थोड़ा पर्सनल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी इतनी फास्टेस्ट अचीवमेंट के पीछे क्या कारण रहे, क्या किया आपने ऐसा कि आप इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंच गए? सर सिर्फ मैंने एक काम किया इस बिजनेस में आने के बाद, और वो रही अपलाइन की बात मानना। फर्स्ट मैंने एक ही चीज़ की शुरू से, कि आज तक इन 8 सालों के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि जब अपलाइन ने कोई बात बोली हो और अवधेश नारायण जी ने वो बात न मानी हो। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये रहा सर कि मैंने खुद को जीरो किया। मैंने अपने पुराने वो 6 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब जीरो किया, क्योंकि AWPL के अंदर बिल्कुल अलग प्रोडक्ट थे, बिल्कुल अलग मतलब प्लान था, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग थी। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा सर कि मैंने खुद को सबसे पहले जीरो बनाया, और यहाँ की जो एजुकेशन थी, यहाँ की जो नॉलेज थी, यहाँ के जो चीज़ें बताई गई कि आपको इस बिज़नेस में करना है, वो मैंने पहले दिन से की है। और लगातार मेहनत मैंने की पहले दिन से अपलाइन, और मेहनत भी इसलिए की सर क्योंकि मेरे अपलाइन जो थे ना वो बहुत दमदार थे। वो दिन रात मेहनत करते थे और मैंने उनसे सीखा। असली में अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो सर शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, ये 2 ऐसी शख्सियत हैं हमारे मतलब इस बिज़नेस में, मैं जहाँ हूँ इस संस्था के अंदर, जिनके माध्यम से मैंने मेहनत करना सीखा। मैंने सीखा कि एजुकेशन की क्या पावर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सही समय पर एजुकेशन लेना, लगातार एजुकेट होते रहना,
और उस एजुकेशन को सिर्फ लेना नहीं, इम्प्लीमेंट भी करना। वो मैंने इम्प्लीमेंट किया। लगातार मैंने यहाँ पे मेहनत की, बिना एक दिन का गैप दिए। चाहे मेरे परिवार में बर्थडे हो, चाहे कोई इवेंट हो, मैंने सबसे पहले सिस्टम को इंपॉर्टेंस दी, प्रायोरिटी सिस्टम को दी, महत्व सिस्टम को दिया, अपनी संस्था को और अपने काम को दिया इन 8 सालों के अंदर में सर। यही कारण था सर, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ और इतनी बड़ी ग्रोथ हो पाई है सर। अवधेश जी, कई बार अपलाइन बोलता है कि ये कर लो वो कर लो, तो माइंड में तो कई बार लगता है कि यार हम भी तो कुछ पढ़े लिखे हैं, अब हमारा भी तो इतना बड़ा रैंक हो गया, अब हम भी तो ब्लू डायमंड है, एम्बेसडर है, रॉयल एम्बेसडर है, या ब्लैक डायमंड है, या रॉयल डायमंड है, क्राउन डायमंड है। अब यार अब हमें भी तो कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा अपलाइन की बात क्यों माननी? तो आपका भी माइंड कभी ऐसे बोलता था क्या? सर बोलता तो था ऐसा नहीं है नहीं बोलता था, क्योंकि इंसान है सर, सबके अपने अपने इमोशंस हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अपलाइन की बात नहीं समझ में आई कि ये करना चाहिए, लेकिन फिर मेरा वही एक्सपीरियंस और फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि जब मैंने गुरु बना लिया तो गुरु की बात मुझे माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अच्छा होगा तो क्रेडिट मुझे मिलेगा, और अगर खराब हो गया तो इल्जाम गुरुजी पे जाएगा। तो लॉस कहीं से था नहीं सर। बोला तो अच्छा हो गया तो मैं, आपने कहा सर देखो मैंने कर दिया अच्छा हो गया, और नहीं हुआ तो देखो सर आपने कहा था। मतलब कहने का मतलब क्रेडिट खुद लेना है, और नहीं हुआ तो कम से कम ये तो कह देंगे अपलाइन को सर आप ही ने तो कहा था। बहुत, मैं आपको सही बात बताऊं अवधेश जी, पूरे पॉडकास्ट में जो आपने ये बात बताई है ना, यही सच्चाई जिससे आप कामयाब हुए। जी सर, कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया सर, फर्स्ट डे से नहीं लगाया और आज तक नहीं लगाया। सर, इस इंडस्ट्री में आके अपलाइन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि अपलाइन जो कहता है वो करो, अपलाइन जो कहता है ऐसे खाओ, ऐसे ही पहनो, ऐसे ही रहो। अपलाइन की कई लोग कहते हैं यार हम कठपुतली है क्या, कई लोग कहते हैं यार अपलाइन हम कठपुतली, उनके गुलाम है क्या यार, हमारी भी मर्जी है। तो ये जो परसेप्शन है लोगों का कि भाई अपलाइन को इतना क्यों मानो, अपलाइन की इतनी बात क्यों मानो, क्यों उनके अनुसार जिंदगी जियो, क्यों उनके अनुसार कपड़े पहनो, क्यों उनकी हर बात मानो। तो कई बार डायरेक्ट सेलर को लगता है यार मैं क्यों मानूं उनकी हर बात। तो आपके अनुसार मतलब क्यों ऐसा लोगों को लग रहा है, और इससे क्या मतलब लोगों का फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? सर देखिए, जीवन में इंसान जो भी सफल हुआ है उसने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया है, तभी वो अपने जीवन में सफल हुआ है और उसकी 100% बात उसने फॉलो की है। अगर मैं सामाजिक उदाहरण दूं सर, तो आज सचिन तेंदुलकर जी का नाम बहुत बड़ा है क्रिकेट में, भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उनके भी गुरु थे आर्चरेकर जी, जिन्होंने उन्हें इस क्रिकेट को सिखाया और इस फील्ड में आगे बढ़ाया। तो हर एक सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व है, कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से वो सफल हुआ, और वो उसका अपलाइन है, उसका गुरु है। तो सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर मैं देखता हूँ, मैंने जो इन सफर के अंदर 2007 से और अभी तक देखा है, उसमें अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है सर, क्योंकि यहाँ 2 ही संबंध है, एक अपलाइन और एक डाउनलाइन। इन्हीं दोनों पहियों पे गाड़ी आगे चलती है। तो सर बिना अपलाइन के कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि अपलाइन सर मैं कह सकता हूँ बॉस नहीं है। यहाँ लोग समझते हैं अपलाइन बोल रहा है तो वो ऑर्डर है या वो बॉस है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। यहाँ अपलाइन एक एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि अपलाइन ने हमसे पहले बिजनेस की शुरुआत की, अपलाइन के पास हमसे ज़्यादा अचीवमेंट है, अपलाइन के पास अचीवमेंट ज़्यादा है तो उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अपनी की होगी, उसने कुछ लॉस भी सहे होंगे, तो वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर करता है। और वो एक्सपीरियंस अगर हम मान लें अपनी ईगो साइड करके, तो हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, और लोग हुए हैं। जो लोग भी इस बिजनेस में सफल हुए हैं सर, वो अपलाइन की बात सुनकर और मानकर ही सफल हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है सर कि हमें अपलाइन की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। क्योंकि सर माँ बाप हैं, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें जीवन में संस्कार सिखाए, लेकिन कहा जाता है कि माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ा गुरु है वो शिक्षक होता है। अगर हम स्कूल नहीं जाते, हमें अच्छे टीचर नहीं मिलते और अच्छी एजुकेशन वो हमें नहीं देते, तो शायद हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। घर है सर, समाज है, वो हमें सामाजिक ज्ञान दे सकता है, समाज हमें समाज की बातें बता सकता है, दोस्त हमें घूमने फिरने और मौज मस्ती की बातें बता सकता है। लेकिन एक सही डायरेक्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अपलाइन ही दे सकता है। जो व्यक्ति ये बात समझ गया सर, वो 101% इस बिजनेस में सफल बनेगा ही बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कहा जाता है ये बिजनेस जस्ट डुप्लीकेट का है, जैसा आप करेंगे एज इट इज आपके साथ होगा। कई सारे लोग सर अपलाइन में कमियां ढूंढते हैं, अपलाइन में ये कमी है। कोई भी व्यक्ति 100% सर परफेक्ट नहीं है, अपलाइन भी नहीं हो सकता है। अगर वो 100% परफेक्ट होता तो भगवान हो जाता, वो नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हर एक इंसान के अंदर है।
तो कई लीडर्स क्या करते हैं, उन कमियों को पकड़ के और फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो डाउन लाइन में एक्सप्लेन करने लगते हैं कि यार ये कमी है। मैंने जो चीजें सीखी हैं सर इस बिजनेस में, मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो मुझे अपलाइन की वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अपलाइन की वैल्यू नहीं बना पाऊंगा, अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, तो उस रोल में मैं भी हूं सर, मैं भी तो अपनी टीम का अपलाइन हूं। अगर मैं आज नेगेटिव बातें बोलूंगा, मैं अगर आज निराश होऊंगा, मैं अगर आज कमियां ढूंढूंगा, तो सर मेरा नेटवर्क मेरे में भी कमियां ढूंढ सकता है, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अपलाइन की कमियों को न देख के उनकी खूबियों को देखता है और हमेशा अपनी टीम के सामने अपने अपलाइन की एडिफिकेशन अच्छी रखता है, ऑटोमेटिक सर वह संस्कार और वह सिस्टम उस लीडर के नीचे डेवलप हो जाता है। और वो नेटवर्क सर जब बड़ा बनता है ना, तब इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेता है, क्योंकि वो एक संस्कार वाला नेटवर्क होता है, एक सिस्टमैटिक नेटवर्क क्रिएट होता है, जहां पे सोशलबाजी, जहां पे पॉलिटिक्स और जहां पे नेगेटिव बातों की कोई संभावना ही नहीं होती। मैं बहुत सौभाग्यशाली मांगता हूं अपने आप को कि मुझे शिव कुमार सर और अमित दुबे सर जैसे अच्छे अपलाइन मिले, जिनकी गाइडलाइन में और जिनकी अच्छे संस्कार और अच्छे सिस्टम की वजह से आज मेरे नेटवर्क में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती और हमारा पूरा नेटवर्क सर बहुत हैप्पी है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, प्रोफेशनल गुरु हर व्यक्ति का रहा है। एक होता है पर्सनल गुरु, वो मम्मी पापा रहे हमारे। प्रोफेशनल गुरु टीचर रहा, हमारा कोच रहा, हमारा डायरेक्टर्स रहे, हर क्षेत्र में, चाहे बॉक्सिंग के कोच रहे, रेसलिंग के कोच रहे, और कोच लोगों ने ही प्लेयर्स बनाए। बिल्कुल तो सर। वो प्रोफेशनल गुरु है, और हर कोच के लोगों ने पैर भी छुए, रिस्पेक्ट भी दी, रिगार्ड भी दिया, और जब बड़ी ट्रॉफी लेके आए तो उन कोचों के पैरों में लाके रखी कि बिल्कुल सर आपने ना सिखाया होता तो मैं यहाँ ना होता। तो मुझे लगता है हमें ऐसे सीखना चाहिए, हमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अपलाइन के तौर पे नहीं मानना चाहिए हमारा प्रोफेशनल गुरु है, जी सर। हमारे प्रोफेशनल में बड़ा बनाएगा। हम जिस प्रोफेशनल में इससे हमसे पहले इसमें कामयाब हो चुका है, इसका फुल एक्सपीरियंस है, और ये प्रोफेशनली हमें इस दुनिया में बहुत मुकाम पे, ऊंचाई पे ले जाएगा। ये पर्सनली हमारे माँ बाप ने हमें बनाया, संस्कार दिए, लेकिन प्रोफेशनल संस्कार सारे हमारा अपलाइन हमें देगा, हमारा बिल्कुल कोच हमें देगा, हमारा गुरु हमें देगा। जी सर। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ अवधेश सर, ये जो आज आपकी इतनी बड़ी कामयाबी, एम्बेसडर जैसा प्रेस्टिजियस रैंक आपने अचीव किया है, मेरे ख्याल 10 से 12 करोड़ से ऊपर की इनकम भी आपकी हो चुकी है, तो इस सब का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर ये सारा क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म को सर, क्योंकि अगर यही नहीं होता तो शायद हम लोग कितने भी टैलेंट हमारे अंदर होता, हम कितने भी मेहनती होते, हम कहीं कुछ भी नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो 6 साल पहले जब मैंने किया था तभी कर पाते। तो सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा सर थैंक यू मैं अपने जीवन का इस प्लेटफॉर्म को बोलूँगा, AWPL प्लेटफॉर्म को बोलूँगा, जिसके माध्यम से आज हमारा और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन सफल हुआ। और सर किसी भी अचीवमेंट के पीछे उस संस्था के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, प्रोडक्ट आपने जो बनाए हैं इस AWPL के अंदर में, जिसके माध्यम से आज बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर यहाँ पे है, प्रोडक्ट की नीड हमें नहीं जनरेट करनी पड़ती है, ऑलरेडी नीड मार्केट में जनरेट है। तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सर प्रोडक्ट को। मैक्सिमम काम सर इस बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट करके दे रहा है। तो प्रोडक्ट हुआ सर, पे आउट हुआ, आज विदाउट टर्म एंड कंडीशन लगातार पे आउट बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पहले दिन आए थे और आज का दिन है सर, कभी पे आउट कम नहीं हुए, कभी प्लान के अंदर ऐसा नहीं हुआ पे आउट कम हुए। लगातार मुझे 8 साल हो गए सर, इन 8 सालों में हमेशा प्लान में अपडेट हुए, लेकिन वो अपडेट के अंदर भी हमेशा हमारा फायदा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा हुआ। तो सर पे आउट का दूसरा सबसे बड़ा रोल है। तीसरा सर सिस्टम का है, क्योंकि प्रोडक्ट कितने भी अच्छे बना लें, पे आउट कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो छोटा नेटवर्क तो कोई भी चला लेगा सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क 10 लाख 15 लाख लोगों का नेटवर्क एक बनाए गए सिस्टम के माध्यम से चलता है सर। तो आज एस्क्लेपियस वेलनेस की एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना पावर है, इतना दम है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं सर। इनिशियली लेवल पे 8 स्टेप ट्रेनिंग, फिर जैसे हम बिजनेस में व्यक्ति शुरू करता है 10 कदम की ट्रेनिंग, जिससे उसे बिजनेस कैसे प्रमोट करना है ये पता चलता है। इससे भी एडवांस ट्रेनिंग, SOS ट्रेनिंग, TTT ट्रेनिंग, LLT ट्रेनिंग, DLT ट्रेनिंग, CLT ट्रेनिंग्स। तो ये जो सिस्टम डेवलप करके दिया गया है सर AWPL प्लेटफॉर्म में, ये बहुत बड़ा रोल निभाया सर, क्योंकि हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। जैसे ही 1 महीना 2 महीना बीतता है, पता चलता है सिस्टम ने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी, आप इसमें अटेंड कर लो। जैसे कुछ समय बीतता है, सिस्टम ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, आप इसको अटेंड कर लो। तो मैं तो 8 सालों के अंदर कभी माइंड लगा ही नहीं पाया कि हमें क्या करना है। सब कुछ बनाया गया सिस्टम के माध्यम से सर हुआ। और सर इसके बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सर हमारे गुरु को, हमारे अपलाइन को, मिस्टर महिपाल सर, जिन्होंने मुझे एस्क्लेपियस वेलनेस से परिचय कराया।
इसके बाद शिव कुमार सर, जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स मेरे अमित दुबे सर को, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया इस बिजनेस में, और आज मैं जो भी हूं सर, इन सब के कारण हूं। और उससे भी बड़ा थैंक्स मेरी प्यारी टीम को। शायद अगर मेरा नेटवर्क और मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं इस रैंक पे नहीं पहुंचता। मैं तो सर ये कह सकता हूं कि मैं जीरो हूं, असली हीरो मेरी अपलाइन है। मैं तो बीच में हूं। मेहनत डाउनलाइन की, समर्पण डाउनलाइन का, एक अच्छी डाउनलाइन और एक अच्छी अपलाइन मिल जाने की वजह से मैं अच्छा बन गया हूं सर। बस मैं यही कहना चाहता हूं। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। जी सर। दैट मीन्स आप में ग्रेटिट्यूड है कि आप सब लोगों को रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं, जो भी आपके जीवन में आपकी कामयाबी के आपके साथी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने ये सारी बातें बताई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यूपीएल ने नेटवर्क मार्केटिंग को आसान कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल आसानी से, मतलब कोई आ जाए तो सिस्टम ही उसे बड़ा बना देता है। सिस्टम बना देता है सर। उसे उसे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन आपसे जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एडब्ल्यूपीएल में बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि सिस्टम में लोग आ रहे हैं और सिस्टम उन्हें बना रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर मैं यही बता रहा था कि आज मेरी टीम में लगभग 50 प्लस डायमंड एंड एबव हैं, और उसमें लगभग 30 प्लस ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की। एबीसीडी कुछ नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग की, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की है, और अगले 3 से 4 साल के अंदर वो इस बिजनेस में डायमंड, ब्लू डायमंड हैं, किसी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। हमारा एक ऐसा सोच था कि यार इस इंडस्ट्री में 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद, समझ लेने के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन एडब्ल्यूपीएल प्लेटफॉर्म में सर तो एक फ्रेशर, मतलब जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, वो कामयाब है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सर सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग को आसान बना दिया बिल्कुल, एडब्ल्यूपीएल। बिल्कुल सर। तो अवधेश सर, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, कहाँ तक जाने का इरादा है एडब्ल्यूपीएल में? सर जहां तक आप ले जाओ, क्योंकि हम तो आपके फॉलोअर हैं, आप जहां तक ले जाओगे, आप जो रैंक खोलोगे, जो लेवल खोलोगे, हम वहां तक जाएंगे। मरते दम तक एडब्ल्यूपीएल का साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो भी रैंक आप खोलोगे वहां तक हम उसको क्वालिफाई करेंगे। आज 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, अभी तो 10 साल हुए हैं। अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक अगर 700 करोड़ की भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी तो अवधेश नारायण वहां तक भी जाने का प्रयास करेगा, और अपने आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी बोलूंगा कि तुझे वहां तक पहुंचना है। क्या बात है अवधेश सर, मतलब अभी भी पूरा जुनून बाकी है। बिल्कुल सर, अभी तो पूरा कुछ कमाया ही नहीं ऐसा लगता है एडब्ल्यूपीएल में, क्योंकि सोच और विजन इतना बड़ा एसलीपीएस वेलनेस में मिल चुका है कि ये 12 करोड़ तो 12 लाख रुपए लग रहे हैं सर। जैसा आप हमें ट्रेनिंग देते हो, जैसा आप हमें समझाते हो, और जो आपने विजन दिया है, तो बहुत कम अमाउंट लगता है सर। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। 12 करोड़ 120 करोड़ में बदलने वाले हैं, बहुत वो बहुत जल्दी धन्यवाद सर। बदलेंगे। जिस तरह की आपका नेचर है, जिस तरह की आपकी सोच है, सेंस है, बिजनेस सेंस है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कामयाबी कैसे पाई जाती है, तो ऐसा व्यक्तित्व मैं कह रहा हूँ ये 12 से 120 करोड़ को मात्र 5-7 साल में भी बदल सकता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। तो सर, जाते जाते कुछ पर्सनल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग आपको प्रोफेशनली जानते हैं, पर्सनली बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज काफी लोगों को पता चलेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि कौन है अवधेश सर। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अवधेश सर को क्या क्या पसंद है। तो मुझे बताओ, आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है? सर मेरी सबसे फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी उरुस है। लैम्बोर्गिनी उरुस, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। जी सर। खाने में सबसे ज्यादा क्या लाइक करते हैं? खाने में सर हम तो नॉर्मल खाना जो घर का है वो हम ज़्यादा पसंद करते हैं। चावल हुआ, दाल हुआ, ये नॉर्मल जो खाना है सर, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अब, क्योंकि लाइफ़स्टाइल इतनी बढ़ गई है कि होटल्स में ही ज़्यादा समय जाता है हमारा, तो घर पे बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो खाना सबसे अच्छा लगता है। पसंदीदा खेल कौन सा है? पसंदीदा खेल सर क्रिकेट है। पसंदीदा एक्टर, अक्षय कुमार। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस का तो नहीं है सर कोई। नहीं नहीं, वाइफ को कुछ बोलेगी नहीं, आप बोल दो। अभी तो कोई नहीं है सर। अच्छा, एक्ट्रेस को भी पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं फ़िल्में उतना देखता नहीं। अच्छा, कोई फिल्म जो सबसे ज्यादा पसंद हुआ आपको? बागबान। बागबान। डोमेस्टिक ट्रिप? गोवा सर। इंटरनेशनल? इंटरनेशनल सर स्विट्ज़रलैंड। स्विट्जरलैंड। जी सर। तो अवधेश सर, आपसे बात करके, आज आपके बारे में जान के बहुत कुछ मुझे भी सीखने समझने को मिला है,
और मुझे पक्का यकीन है कि जब इस पॉडकास्ट को देश की जनता देखेगी, खासकर डायरेक्ट सेलर देखेंगे या जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं वो देखेंगे, तो उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उन्हें भी ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे पाई जाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज आप सबने अवधेश सर को सुना, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एम्बेसडर जैसा प्रेस्टिजियस रैंक हासिल किया, बहुत कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग करके आज इतनी ऊंचाइयां हासिल की। एक बहुत बड़ा गैप जिंदगी में आने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, सपने नहीं तोड़े और फिर उन सपनों को पूरा किया जो 17 साल की उम्र में लेके आए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे डायरेक्ट सेलर जो एक्टिव हैं वो तो बहुत बड़ा काम करेंगे ही करेंगे, और जो डायरेक्ट सेलर इनको देखेंगे, बाहर से भी कोई डायरेक्ट सेलर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को जानने वाले इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा और इनकी बातों को अप्लाई करके वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुकाम और उपलब्धि हासिल करेंगे। तो जो भी आप यहाँ सीखे, समझें, अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में एक और खास शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।